दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पार्ट का नाम है विविधता की समझ। तो चलिए पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। विविधता की समझ। चलिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये 3 चित्र बनाए गए हैं 3 छात्रों के द्वारा, जो कि कक्षा 6 में पढ़ते हैं। तो ये तीनों द्वारा चित्र बनाया गया है। तो तीनों का चित्र एक दूसरे से बहुत भिन्न है, अलग है। यही भिन्नताएं एक विविधता का ही अंग है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कि अभी हम लोग क्लास 6 में हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आपकी उम्र कि 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। ऊपर जो ये 3 चित्र हैं ना, ये कक्षा 6 के ही बच्चों द्वारा बनाए गए हैं और हम लोगों को इस खाली डब्बे में, ये जो खाली डब्बा है, इसमें बनाना है। तो वही बोल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र इन अन्य तीनों चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। हम ये तीनों चित्र अलग हैं। तो मैं एक चित्र बनाती हूँ। ये तो इन तीनों चित्र से भिन्न है ना, तो वही भिन्नता ही विविधता का ही एक अंग है, वही बोल रहे हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो सभी बच्चों के अलग अलग उत्तर होंगे, तो वो भी भिन्नता ही है। तो भिन्नता ही विविधता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। आप बाहर जाते समय जो लड़की होगी उसे सलवार सूट, फ्रॉक पहनना पसंद होगा, जीन्स टॉप पसंद होगा, और जो लड़के होंगे उन्हें शर्ट पैंट, यही सब। तो सबके अलग अलग उत्तर हो जाएंगे। तो वही, और मैं घर में रूम में बात करती हूँ, कोई छत पर बात करता है, तो वही यहाँ पर भी सबके अलग अलग उत्तर हो जाएंगे। मेरा पसंदीदा खेल लूडो है, किसी का कबड्डी हो जाएगा। यहाँ पर भी सबके अलग अलग उत्तर हो जाएंगे, और किसी किसी के एक भी हो सकते हैं। मुझे हिस्ट्री के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को पॉलिटी के बारे में किताबें पसंद होगा पढ़ना, वही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? ऊपर दिया गया है रिक्त स्थान, उसमें सबके आंसर मिलाना है एक दूसरे से। कुछ कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे। सबके अलग अलग पसंद होते हैं। शायद क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में
आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप अपने साथियों से बहुत अलग हैं। दोस्ती करना। यहाँ पर दो लड़के हैं, दोनों का नाम समीर है। यह जो है इसका नाम समीर 1 है और ये समीर 2 है। तो इसका एक कहानी दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं कहानी। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। एक छोटा लड़का था, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था। तो वो लाल बत्ती जब सब गाड़ी रुके हुए हैं तब वो अखबार बेच रहा था। जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। वो जो साइकिल पर लड़का बैठा है वो बोल रहा है कि वो छोटा लड़का है। जब भी मैं साइकिल से गुजरता हूँ तो वो अंग्रेजी अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। और आगे लिखा है, और उस दिनों की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। जो साइकिल पर समीर है, समीर 1, वह पटरी के सहारे रुका और उससे हिंदी का अखबार मांगा। तो जो अखबार बेच रहा है छोटा समीर 2, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब बड़े समीर से, कि मतलब आपको हिंदी आती है? तो जो साइकिल पर समीर है वो बोला, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? तो वो जो छोटा समीर है वह रुका और बोला, पर आप तो लगते बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? तो समीर 2 जो है वह बोले कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ हिंदी, और हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार जो बड़ा समीर था वो बोला, इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। तो जो छोटा समीर था वह पूछा, सब्जेक्ट? उसने पूछा, सब्जेक्ट? तो जो बड़ा समीर था साइकिल पर वह सोच रहा है, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। तो जो बड़ा समीर है वह बोलने ही वाला था कि वह कुछ होता है। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, वह जो बड़ा समीर है वो बोलना शुरू किया तो बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। तो बड़ा समीर हरी बत्ती होने पर आगे बढ़ गया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। अगले दिन छोटा समीर फिर से वहाँ पर था और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। जो छोटा समीर है वो बोला, सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो साइकिल पर सवार समीर सोच रहा है कि उसके मुंह से यह सब्जेक्ट सुनकर कि सब्जेक्ट का जो दूसरा अर्थ होता है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, तो बड़ा समीर है साइकिल वाला, तो वो बोला, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, उसने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी तो उसने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो जो छोटा समीर है बोला, कभी नहीं।
कभी नहीं स्कूल गया, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू किया था। और उसने मेरी साइकिल के गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। जो छोटा समीर है उसने कहा कि मैं जब साइकिल के गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और बोला कि जब मैं इतना बराबर था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। और उसकी तो बोला जब मैं इतने बराबर था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। और बोला पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। तो जो बड़ा समीर है साइकिल वाला वो बोला, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने पूछा साइकिल पर जो सवार था। तो पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा और वो चल पड़ा। बत्ती हरी हो गई तो साइकिल पर सवार समीर चल पड़ा और उसने उससे चिल्लाते हुए सुना पीछे से कि वह मेरठ में रहती है। और उसके साथ जो छोटा समीर है वह पीछे से चिल्लाते हुए कहा, वो आगे बढ़ गया हरी बत्ती होने पर तो, कि वह मेरठ में रहती है। और उसके साथ डॉट डॉट बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। और दूसरे दिन वो बोला छोटा समीर कि मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए बड़े समीर साइकिल पर सवार जो समीर था उसका नाम पूछा, और आपका नाम? यह सुन जो साइकिल पर सवार था समीर वो बोला, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और उसकी साइकिल डगमगाई। वह बोला मेरा भी नाम समीर है, उसने बताया। तो जो छोटा समीर है बोला, क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। जो बड़ा समीर था वो बोला, हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो जो बड़ा समीर है साइकिल पर वो बोला, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान है, हनुमान। तो अब से वह जो छोटा समीर है वो बोला, तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। तो हाँ ठीक है, उसने बड़ा समीर जो है उसने उत्तर दिया, हाँ ठीक है। और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। तो समीर दो का हाथ बहुत छोटा था, तो उसका हाथ छोटा सा था और बड़े समीर के हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। और जो बड़ा समीर है साइकिल पर वो आगे बोल रहा है, मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर एक चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। छोटा समीर जो है वो बोला, मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, वहाँ उसके माता पिता रह रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, वहाँ दंगों में बहुत से लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। जो बड़ा समीर है वह अखबार पढ़ा और बोला कि वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, वह जो बड़ा समीर है वो बोला, लेकिन समीर, तुम्हारे माता पिता तो मेरठ में ही है। जैसे ही उसने बोलने को शुरू किया था तो जो छोटा समीर है वो बोला, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोला छोटा समीर, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर गईं। जब बड़ा समीर है उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने ऊपर नज़र नहीं उठाई। और आगे अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न ही आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार बड़े समीर साइकिल पर जो सवार था उसे यह नहीं बता सकता कि समीर तो आखिर कहाँ गया। यही कहानी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भी ये भिन्नताएं विविधता के ही पहलू हैं। ये सभी भिन्नताएं विविधता का ही एक पहलू है, अंग है। अपनी विविध धार्मिक और संस्कृति पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 को कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने कभी स्कूल जो समीर 1 था वह स्कूल में पढ़ाई किया था, जबकि समीर 2 जो है वह अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का कोई मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं और जिनको भोजन और घर के कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। हमने पहले जो पढ़ा कि पहनावा, खान पान, धर्म, भाषा आदि भी भिन्नताएं विविधता के ही पहलू हैं। इन सब से यह अलग है, फ़र्क है, क्योंकि जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा यह विविधता का रूप नहीं है क्योंकि बल्कि गैर बराबरी का रूप है। जिनके पास भोजन और घर और कपड़े की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह गैर बराबरी का रूप है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह गैर बराबरी का रूप है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे वे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप उसे और आप बस वही बन सकती थी जो कुम्हार के द्वारा कार्य किया जाता है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। हम लोग आज भी देखते हैं कि जो कुम्हार लोग हैं वो लोग जो जाति के लोग रहते हैं, जैसे ठाकुर तो वो लोग बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मृदभांड बनाते हैं। हलवाई जो है शादी ब्याह में खाना बनाते हैं। आज भी ऐसा देखा जाता है, मगर अब ऐसा नहीं है। हम लोग अपने जाति के कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों को भी सीख सकते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं सीखने में अड़चन डालेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहले ये सब हुआ करता था, तो इसी से गैर बराबरी पैदा हुआ। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। और आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। जब हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं तो अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाने लगते हैं।
ये देखिए बूढ़ी माता कालीन पर उड़ रही है, ये भी एक कहानी का ही अंग है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। जो कहानी लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेकर ही कहानियों को लिखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। और कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इतनी संसाधन है तो इन्हीं में से कुछ कहानी बनेंगी और वो बोरिंग कहानी बन पाएगी, क्योंकि इतना ही संसाधन है, वो लोग इतना ही कुछ देखे हैं तो इसी में से ना कहानी लिखेंगे। तो वही है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। हम विविधता को कैसे समझें? तो चलिए पढ़ते हैं। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़ और बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। जब पहले गाड़ी और ये सब हवाई जहाज़ ये सब नहीं रहते थे, तब भी पहले के हमारे पूर्वज बैलगाड़ी और पानी के जहाज़ पर बैठकर यात्रा करते थे और अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में ही और व्यापार करने के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी समय तक ठहर जाते थे। यात्रा करने में बहुत समय लगता था, इसीलिए लंबे समय तक किसी स्थान पर ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग अपना यात्रा कर स्थान परिवर्तन करते थे। जब सूखे अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक दोनों संस्कृति मिलकर मिश्रित यानी मिलीजुली
संस्कृति निर्माण होती थी। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह की विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शायद शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। शहर के जो लोग हैं वे लोग खेती करते हुए किसान को तो नहीं देखे, और वो लोग मार्केट में जाते और सब्जी किन कर ले जाते, वो लोग खेती ये सब नहीं देखे। तो वही लिखा है। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, यह लद्दाख का ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर खेती बहुत कम संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। और यह इलाका बर्फ़ से हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर जो बर्फ़ से ढका रहता है पहाड़ी, वो गर्मी के दिन में जब पिघलते हैं उसी पानी को यहाँ पर पीने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। उस बकरी से पश्मीना ऊन मिलता है लद्दाख में। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना ऊन जो है बहुत महंगा होता है, इसलिए पश्मीना शाल भी बहुत महंगा होता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊनों को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। लद्दाख के लोग बकरी पालते हैं और उससे पश्मीना ऊन मिलता है, और उसको इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एक खास तरह का छेना है, एवं मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं। लद्दाख के हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तानी होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। इतिहास में व्यापारी लद्दाख में भी आए थे। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यहाँ कई घाटियाँ हैं
जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ये काफिले जो थे अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म आज तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले इस्लाम धर्म से यहाँ के लोगों को परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। और आज के समय में यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ही गाते हैं। केसर सागा को लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ही यहाँ गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। दोनों लोग आते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ पर पश्मीना शालें बुनी जा रही हैं। यहाँ पर पश्मीना शालें बुन रही हैं लोग। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केरल के बारे में। यह केरल का सीन है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ यह केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। केरल में भी व्यापारी इतिहास में आए थे। यहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन सभी मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2 साल पहले यहाँ आए। लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। केरल में जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, क्योंकि चीन के व्यापारी केरल आए थे तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये जाले का आविष्कार किया गया है। तो यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और जो चीनी जाल है
मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना वल्ला कहते हैं। चीना वल्ला, मछली पकड़ने वाले जाल को चीना वल्ला कहते हैं। केरल में तलने के लिए जो मछली तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। मछली तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल होता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो चीन शब्द यह दर्शाता है कि ये इसकी उत्पत्ति चीन में ही हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल की जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। और यह केरल का एक त्यौहार मनाया जा रहा है नाव पर। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का यह दृश्य है। इस त्यौहार को ओणम कहा जाता है, वही लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से यह कंप्लीट करते हैं। जहाँ केरल के लोग लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक और जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी है। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। जहाँ हम पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यह एक गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, यह गीत जो है, यह गीत दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें चली गई और उससे भी अधिक
लोग और उससे भी ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखे थे भारत की खोज किताब का नाम था। उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा, अनेकता में एकता का हमें विचार दिया। नेहरू जी ने ही हमें अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। नेहरू जी के द्वारा यह दिया गया अनेकता में एकता। तो हमारा पाठ यह कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारा विविधता की समझ चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में दूसरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।